हल करना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है हम लोग का अगला टॉपिक, अगला चैप्टर। जहाँ तक हम लोग जान रहे हैं कि ऑफलाइन क्लास में हम लोग बता चुके हैं, बहुपद पढ़ चुके हैं, हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ चुके हैं, हम लोग त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग पढ़ चुके हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पढ़ चुके हैं। इतने सारे चैप्टर्स को हम लोग बहुत आराम से पढ़ चुके हैं। अब जो हम लोगों को पढ़ना है वो यही पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में आप जानते हैं कि रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? तो रैखिक समीकरण ऐसे समीकरण को कहते हैं जिसका आलेख एक सरल रेखा आता है, आलेख एक सरल रेखा आता है। इस रैखिक समीकरण का, दो चर वाले रैखिक समीकरण का अपना एक जनरल रूप होता है, व्यापक रूप। आपको बताया ही है, दुल्हन वाला कहानी सुनाए ही थे कि कोई भी भारतीय दुल्हन जिस समय सजती है तो उसका एक जनरल रूप क्या रहता है। अलग अलग देशों में अलग अलग रूप होता है, इसलिए हम बार बार नाम स्पेसिफिक कर देते हैं कि भारतीय दुल्हन का एक रूप क्या होना चाहिए। तो उसी प्रकार दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक रूप होता है। यह रूप होता है ax + by + c = 0। याद होगा आपको, हम द्विघात बहुपद का भी व्यापक रूप आपको दिखाए थे। उसी प्रकार का यह भी ax + by + c = 0 में x और y हमारा चर है, a, b और c हमारी वास्तविक संख्याएं हैं, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0, b बराबर भी 0 नहीं होना चाहिए। और आप तो इसका सिंपल सा नियम जानते हैं कि a बराबर नहीं हो 0 या b बराबर नहीं हो 0 क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि सर यदि ax + by + c = 0 में आप यदि a को 0 कर देते हैं तो ये 0 × x + by + c = 0, यानी यह 0 हो गया। 0 + by + c = 0, तो by + c = 0। तो ये दो चर वाला रहा ही कहां? इसी तरह से अगर b 0 हो जाएगा तो x बराबर आएगा, ax + c = 0 आएगा। तो क्या दो चर वाला वह समीकरण रहेगा? आंसर नहीं। इसलिए ax + by + c = 0 में हम लोग लिखते हैं कि a बराबर नहीं हो 0 के और b बराबर भी नहीं हो 0 के। ठीक है, ये बातें हम लोग लिखते हैं, ये बातें हम लोग लिखते हैं। अब आइए, जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं युग्म की, हम लोगों का चैप्टर का नाम ही है युग्म, पेयर नाम है। जब दो चर वाले दो रैखिक समीकरण की हम बात करेंगे तो उन दोनों का व्यापक रूप, यही बात तो हम बोल रहे हैं बार बार। थोड़ा सा पहले ऑफलाइन क्लास में भी हम यही बोले थे कि हमारे पास दो समीकरण है, दो समीकरण है, दोनों हमारा दो चर वाला ही है और रैखिक ही है। तो यह भी लड़ेगा कि सर मेरा जनरल रूप ax + by + c = 0, और यह भी लड़ेगा ax + by + c = 0। यानी एक ही होटल है, वही भारत देश है और दो दुल्हन है। तो लड़का वाला तो कंफ्यूज होगा ही, दुल्हन घूंघट में ही रहती है, लड़का वाला कंफ्यूज होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए या तो लड़की के पिता को बाहर रखिए, लड़की के पिता को या तो बाहर रखिए या फिर आप कुछ और इंतजाम कीजिए। तो यहाँ तो इनके माता पिता कोई है नहीं, तो ये दोनों अलग अलग समीकरण हैं। ऐसा दिखाने के लिए हमको क्या करना होगा? ऐसा दिखाने के लिए हमने क्या किया, a को a1 लिख दिया, दूसरे वाले को a2 लिख दिया, एक को b1 लिख दिया, दूसरे वाले को b2 लिख दिया, c1 लिख दिया और c2 लिख दिया। दुल्हन वही, मंडप वही, होटल भी वही,
लेकिन अब लोग दूर से पहचान लेते हैं कि हाँ भैया ये मेरा समीकरण 1 है और यह मेरा समीकरण 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत? इसलिए इसका एक व्यापक दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कुछ इसी प्रकार का होता है कि a1x plus b1y plus c1 equals to 0। ये हमारा व्यापक रूप है, ये हमारा व्यापक रूप है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का। इसे ही हमें याद रखना होगा कि आखिर क्या बात है कि इसने ऐसा काम किया। सॉरी, मतलब कि ये a1x plus b1y plus c1 equals to 0 और a2x plus b2y plus c2 equals to 0 का आगे चलकर हमको महत्व समझ में आता है। किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के साथ दो स्थितियां संभव हैं। पहली स्थिति यह है कि या तो वह संगत होगा, दूसरी स्थिति यह है कि वह असंगत होगा। कुछ लोग इसको विरोधी और अविरोधी कहते हैं, यानी जो संगत है वह अविरोधी है, जो असंगत है वह विरोधी है। तो जैसा कि नाम से भी स्पष्ट होता है, विरोध करने वाला और अविरोधी का मतलब हो गया नहीं विरोध करने वाला। विरोध करने वाला का मतलब हो गया कि जिसका हल निकालना मुश्किल है, और अविरोधी का मतलब होता है जिसका हल निकालना आसान है। तो किसी भी समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हल के आधार पर वह रैखिक समीकरण युग्म दो प्रकार का होता है, एक संगत, दूसरा असंगत। यानी ऐसा समीकरण युग्म जिसका अद्वितीय, देखो ये किताबी भाषा हम लेकर आए, अद्वितीय। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में भी यही शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, अद्वितीय। अद्वितीय, अ का मतलब होता है नहीं, द्वितीय का मतलब होता है दूसरा, यानी दूसरा नहीं। हम तो हो सकते हैं अद्वितीय, यानी कि नहीं हो दूसरा, हम तो हो सकते हैं ना। इसीलिए हम इसको साधारण भाषा में बोलते हैं संगत समीकरण वैसा समीकरण को कहते हैं जिसका एक हल हो या अनेक हल हो, यानी कि हल होना चाहिए, एगो हो कि अनेक हो, उससे कोई बहस नहीं है। हल हो गया तो वह समीकरण संगत होगा, और हल नहीं हुआ तो वह समीकरण असंगत होगा। समझ में आया? हल हुआ तो संगत, हल नहीं हुआ तो असंगत। तो मन में सवाल उठता है कि सर जितना रैखिक समीकरण युग्म आएगा सबको हम हल करते हुए जाएंगे, एक टाइम पर या तो वह हल हमको मिलेगा या वह हल हमको नहीं मिलेगा। तो हम इतना बड़ा काम लाम का सिर्फ यह जानने के लिए करेंगे कि कोई समीकरण संगत है या असंगत है, यह जानने के लिए इतना बड़ा काम हम करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास एक रास्ता है कि कोई भी समीकरण युग्म कितने हल होंगे, उसका अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, यह जानने का तरीका है हमारे पास। हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के अनुपात का तुलना करते हैं, अनुपात निकालते हैं। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का अनुपात निकालते हैं। अनुपात देखकर हमसे पता चल जाता है हमको कि यह समीकरण युग्म जो यहाँ लिखा हुआ है, यह जो लिखा हुआ है a1x b1y plus c1 a2x plus b2y plus c2y, यह जो दो समीकरण युग्म दिए गए हैं इसका क्या होगा? क्या यह संगत होगा या यह असंगत होगा? यानी इसका एगो हल होगा, अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा। किसी भी समीकरण युग्म के साथ तीन स्थितियां संभव हैं, या तो उसका हल होगा, तो हल होगा तो कै गो हल होगा? एक हल या अनंत हल
या कोई हल नहीं। यही तीन स्थिति संभव है किसी समीकरण युग्म के साथ, कि किसी समीकरण युग्म का या तो एक हल हो सकता है, या अनेक हल हो सकता है, या कोई हल नहीं हो सकता। अब समझिए, एक हल होना, अनेक हल होना और कोई हल नहीं होना का मतलब क्या होता है। आपको याद होगा कि हम लोग शून्यक निकालते थे किसी रैखिक समीकरण का, ax प्लस बी बराबर 0, x बराबर माइनस बी बाई एक शून्यक कहलाता था। शून्यक क्या होता था? शून्यक होता था कि इस संख्या भरी संसार में डुबकी लगाने पर हमको कोई एक ऐसा मान मिलेगा, और वह केवल एक मान होगा जो कि उस समीकरण में रख देंगे तो सारे समीकरण का मान, उस बहुपद का मान 0 चला जाएगा। बहुपद का शून्यक यही होता था। तो समीकरण युग्म का एक हल होने का अर्थ क्या है? एक हल होने का अर्थ है कि सर, जब आप इस समीकरण युग्म को हल कीजिएगा तो आपको x का कुछ मान मिलेगा, y का कुछ मान मिलेगा। आप यदि यहाँ x की जगह पर वह मान डाल दीजिएगा, y की जगह पर मान डाल दीजिएगा और कैलकुलेट कीजिएगा तो सब कुछ 0 के बराबर है। और वही x और y का मान यहाँ डाल दीजिएगा तो हम उसको भी 0 कर देंगे। समीकरण युग्म का एक हल होने का यही मतलब है। तो आखिर सर हम जानेंगे कैसे कि किसी समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? तो सिंपल नियम है कि भाई साहब ये आपको याद रखना है। बोलते हैं परीक्षा में, हम आपको आपके ऑफलाइन क्लास में बोलते थे कि ये सब चीजें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप नींद में भी याद रखिए। ये वही है, नींद में भी याद रखने वाला चीज है कि अगर आपने अनुपात निकाला a1 a2 का, अभी हम एग्जाम्पल देंगे और दिखाएंगे कि कैसे एक हल होता है, अनेक हल होता है, इनमें से कोई हल नहीं होता, क्या होता है ये एग्जाम्पल देकर भी बताएंगे कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 आप जान रहे हैं। आपके पास समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये आपके पास दो समीकरण युग्म है। आप जान रहे हैं ये a1 a2 क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। संख्या ये होगा कुछ 3 होगा, ये होगा कुछ 5 होगा, हो सकता है ये 4 हो और ये भी 4 ही हो, ये भी हो सकता है। तो बराबर नहीं है, नहीं सर ये 4 नहीं 14 है, ठीक 14 है। तो a1 a2 b1 b2 तो संख्याएं हैं। x और y ना हमारा चर है, c1 भी हमारी संख्याएं हैं, यह भी कुछ भी हो सकती है। तो a1 a2 का जब आप अनुपात निकालिएगा, मान लीजिए यही 3 और 5 है, तो a1 a2 का जब आप अनुपात निकालिएगा तो a1 बटे a2 आपको मिलेगा 3 बटे 5 मिलेगा ना। और यहाँ जो आप 4 और 14 माने थे तो आप b1 और b2 का अनुपात निकालिएगा तो आपको 4 बटे 14 मिलेगा, यानी 2 दूनी 4 2 सती 14 2 बटे 7। कोई दिक्कत? आपको a1 बटे a2 का अनुपात मिला 3 बटे 5 और b1 b2 का अनुपात मिला 2 बटे 7। तो a1 बटे a2 कहियो आप लिख सकिएगा, आपका हाथ नहीं कांपेगा 3 बटे 5 बराबर 2 बटे 7 लिखने में? कांपेगा कि नहीं कांपेगा? हाथ बोलेगा ना कि पाप कर रहे हैं, तो आप इसको बोलिएगा ना कि 3 बटे 5 बराबर न है 2 बटे 7 के। तो a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब अभी तुरंत बताए थे, एगो हल। इस पूरे संसार में संख्या की दुनिया में फिर डुबकी लगाएंगे, x का मान कुछ निकलेगा और y का कुछ मान निकलेगा और वह एक ही मान होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। और दूसरा, यदि a1 बटे a2 आप निकाले, अब b1 बटे b2 भी आप निकाल लिए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का जब आप अनुपात देखें तो a1 बटे a2 बराबर हो गया b1 बटे b2 के। हो गया?
A1/A2 बराबर हो गया B1/B2, तब हमको C1/C2 जानना चाहिए। और जब जानेंगे तो हमारे पास दो स्थिति जन्मेगी। एक A1/A2 बराबर है B1/B2 और यह बराबर नहीं है C1/C2। भगवान किया ऐसे, भगवान हमारे साथ कुछ ऐसा गुनाह कर दिए कि आज मेरे पास यहाँ पर 15 की 5 की जगह 21 हो गए, ठीक है, और इसकी जगह कुछ और हो गया, और दोनों का अनुपात हम निकाले 2/7 निकला। इसकी जगह पर 6 हो गया मान लीजिए, तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2/7। इसकी जगह 4/14 था, यह 2/7 था ही, तो यानी A1/A2 बराबर B1/B2 हो गया। लेकिन जब हम C1/C2 का अनुपात निकालने गए तो पता चला यह 3 है और यह 9, तो 3 का 3, 3 दिया 9, यह तो 1/3 लेकर C1/C2 1/3 लेकर जिंदा है। तो A1/A2 बराबर है B1/B2, लेकिन क्या यह दोनों C1/C2 के बराबर है? आंसर नहीं। तो जब बराबर नहीं है तो इस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। और इन तीनों बातों का अपना एक ज्यामितीय अर्थ होता है, जिस ज्यामितीय अर्थ को हम आपको कल के क्लास में बताएंगे। अभी फिलहाल हम लोग इतना जानते हैं कि इस समीकरण युग्म के जो अद्वितीय हल हुए वह कब हुए? जब A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप में यह क्वेश्चन मैथमेटिक्स में पूछा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म में A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, तो समीकरण युग्म के कितने हल होंगे? ऑप्शन ए अद्वितीय, ऑप्शन बी अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन सी कोई हल नहीं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप अद्वितीय पर टिक लगाएंगे। तो ठीक इसी तरह से आप अगर कंपेयर करने गए तो पता चला तीनों के बराबर है। यानी सर A1/A2 निकाले, ये भी 2/7 निकला, B1/B2 निकाले। अब देखिए कुछ लोग कमजोर जो लोग होइएगा उन्हें नहीं समझेगा कि 2/7 निकलता है, ये कुछ निकल सकता है। A1/A2 निकाले 2/7 निकला, B1/B2 निकाले 2/7 निकला, C1/C2 निकाले यह भी 2/7 निकला। यानी कि यह तीनों बराबर हो गया, इन तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो गया। तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल। यानी इस संख्या वाली दुनिया में आप जो संख्या चुनिएगा आंख बंद करके वही इसका हल होगा। इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि एगो कौन हो। इसमें आप पहले जानेंगे कि ढूंढने की जरूरत नहीं, उसमें कहीं मिल भी नहीं करेगा। इसमें आप जान रहे हैं कि आप जय बार डुबकी लगाइएगा, तय बार जो निकलेगा वही हल होगा। तो दिक्कत अगला किसी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को जब हम जान गए कि भाई साहब एक वो हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तब उसको हल करेंगे कि नहीं करेंगे कि छोड़ देंगे? करेंगे हल। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का आपकी पुस्तक में जो NCERT कहती है उसमें इन 4 विधियों का जिक्र है। वज्र गुणनतर, आलेखीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण या विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ये 4 विधियों का आपके पुस्तक में जिक्र है। ये जो 5वां है अनुपात निर्णय विधि, ये कुछ पुस्तकों में मिलती है, जैसे RS अग्रवाल की पुस्तक में है, डॉक्टर KC सिन्हा में तो कहीं नहीं देखते हैं, NCERT में लेकिन इन 4 विधियों का जिक्र है। जिसमें आलेखीय विधि, जहां तक हमारा अनुमान है, महादेव जाने आगे क्या होगा नहीं होगा। एक सवाल 5 नंबर का इससे
पिछले 2 साल के पहले, मतलब 2000, ये जो 21 का एग्जाम हुआ 2020 का एग्जाम हुआ, 2019 में नहीं पूछा था, लेकिन 2020 2021 में पूछा है 5 नंबर। ये एक सवाल जरूर पूछता है 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन में, और एक सवाल आपसे इन 3 में से किसी एक विधि से 2 नंबर का पूछता है कि हम फलाना ढिमकाना समीकरण दे दिए हैं, इसको इस विधि से हल कीजिए। वहां पर आपके साथ बंदिश हो जाती है। 2 साल से थोड़ा सा हाई टारगेट में भाई साहब वज्र गुणन घूम रहे हैं कि वज्र गुणन विधि से निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल करें, और उसमें आपको 2 नंबर मिलता है। अगर कभी कोई विधि आपको नहीं दी हुई रहे कि इस समीकरण का इसी विधि से हल करें या इस सवाल का इसी विधि से हल करें, तो आप इन चारों में से किसी विधि से आप हल कर सकते हैं। इसमें आपका नंबर कोई काटने की जरूरत होगी ही नहीं टीचर को। ये चारों विधियां अपने आप में एक जैसी हैं, एक ही हल देती हैं, सिर्फ थोड़ा बहुत का डिफरेंस सामने आता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोई रैखिक समीकरण युग्म है 2 चर वाला, वह 2 प्रकार का होता है। एक को संगत कहते हैं, एक को असंगत। अब कोई 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म संगत है कि न है, यह जानने के लिए हमारे पास 3 तरीका है। यह 3 तरीका क्या है? ये तीनों तरीका आपके सामने है कि a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2, तो इसका एक हल। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2, तो इसका कोई हल नहीं। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तो इसके अनेक हल होंगे। और इन हलों को जानने के लिए हमारे पास मुख्य तौर से ये 4 विधियां हैं। इन चारों विधि की चर्चा धीरे धीरे आगे आने वाले क्लासेस में वीडियो के जरिए होती रहेगी। तब तक के लिए घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और ऑनलाइन क्लास का मजा लेते रहें। धन्यवाद।